हेलो बच्चों, आज हम 10th क्लास का सेकंड लेक्चर लेकर आपके सामने आए हैं और आज का हमारा पहला टॉपिक होगा रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। आर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या एंड एफ इज कॉल्ड फोकल लेंथ दैट इज फोकस, दूरी भी हम इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं हमने कनकेव मिरर ले लिया। आपको पहचान पता चल गई होगी क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, काफी पोल, इन सभी के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर ली थी। तो अगर कोई बच्चा पहली बार इस लेक्चर को देख रहा है तो अपना अच्छा सा टच बनाने के लिए इस सब्जेक्ट के साथ, तो बच्चे प्लीज आप पिछला लेक्चर एक बार जरूर आप गो थ्रू कर लें एक बार। उस लेक्चर का जो लिंक है मैं इस लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लेते हैं इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे जा रही है, वो प्रिंसिपल ऑफ फोकस पे पड़ रही है, ये प्रिंसिपल फोकस पे पड़ रही है, ये रे जा रही है। ये रे जैसे ही इसके पैरेलल होगी बच्चे, कल हमने एक प्रिंसिपल या रूल पढ़े थे 2-3 कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी दैट ऑलवेज पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर, वो हमेशा उस मिरर के फोकस में से पास करेगी। एरो रिप्रेजेंटेशन जरूर दिखाएं। ये एरो रिप्रेजेंटेशन ये बताती है बच्चे कि रे कहां पड़ रही है और पढ़ के फिर वो किधर जा रही है। तो ये एरो बता रही है कि रे टकरा के इधर आ गई है, ठीक है, और ये बता रही है कि रे एरस पे इंसिडेंट कर रही है। ओके, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकल पॉइंट एफ, दिस इज सी। कल हमने एक बात और बताई थी पिछले लेक्चर में कि जो स्फेरिकल मिरर होगा, उस स्फेरिकल मिरर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन आप ड्रा करेंगे, वो लाइन हमेशा उस पे नॉर्मल होगी। क्या होगी उस पे? नॉर्मल। तो यहां से आप इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रा कर दीजिए। ये नॉर्मल ड्रा कर दिया हमने। ये एंगल बच्चों मान लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, याद होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, फिर रे टकरा के इस तरफ आ गई बच्चे, आ गई। इस रे ने, जिसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, इसने सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ जो एंगल बनाया है उसको हम कहेंगे बच्चों आर। सो वन एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड अदर एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों एंगल क्या होंगे बच्चों? बराबर होंगे। ये आई है तो ये भी आई होगा, मानते ना मेरी बात? ये बच्चे अगर आई है, ये भी आई है, तो देखो यहां अगर इसको मैं ऐसे दिखाऊं, इस डायग्राम को हल्के से यहां बनाता हूं एक बार। ये एक लाइन है और एक लाइन बच्चों ये सी है और ये एफ है। तो एक लाइन पास कर रही है एफ में से और एक ये बच्चों है सी। तो यह एंगल आर है या आई कह लीजिए, और यह एंगल भी कितना होगा, क्योंकि आई और आर बराबर होंगे तो इसको मैं आई लिख सकता हूं। आप ध्यान से देखो, ये लाइन इस लाइन को और इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, दो पैरेलल लाइंस को। तो जितना एंगल ये बनेगा उतना ही एंगल बच्चों ये बनेगा, और ये एंगल कितना आएगा? ये कितना एंगल है? आई और आई 2i, तो ये एंगल भी कितना होगा? 2i बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इस एंगल को मैं बच्चों 2i लिख सकता हूं। क्या लिख दूंगा इसको? 2i। और ये जो एंगल आएगा, अगर ये एंगल i है तो ये एंगल भी कितना आएगा? ये एंगल भी i आएगा। इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं m। मैं फिर कह रहा हूं, अपर्चर इज वेरी स्मॉल। अगर अपर्चर वेरी स्मॉल होगा तो इस डिस्टेंस में cm में और cp में कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। अब हम दो अलग अलग ज्योमेट्री से एंगल निकालते हैं बच्चों। एक बार तो निकालते हैं एम एफ पी, ये ज्योमेट्री है, ये होगी आर्क, और ये हो गया बच्चों रेडियस। ये भी क्या होगा? रेडियस, क्योंकि ये साइड और ये साइड लगभग बराबर हैं। तो यहां जो हम लिखेंगे आर्क जो है एम पी, आर्क डिवाइड बाई रेडियस दैट इज एफ पी। आर्क डिवाइड बाई रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाई रेडियस इज कॉल्ड एंगल। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इस ज्योमेट्री से एम सी पी, देखो ये m है और ये c है बच्चों, और ये क्या है? ये f है, और p कहीं ना कहीं यहां आ जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है कहीं यहां होगा p, ये ऐसे बन गई आर्क। तो एम सी पी, ये एंगल कितना है? I। ये आर्क कितना है? एम पी डिवाइड बाई रेडियस क्या हो गया बच्चों की बार इसका? cp। इस केस में रेडियस क्या हो गया? cp। ये आ जाएगा बच्चों i के इक्वल। ये किसके इक्वल आएगा? i के इक्वल। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखिए आप। फर्स्ट इक्वेशन जो हमने लिखी है एम पी डिवाइड बाई एफ पी,
एम पी डिवाइड बाई एफ पी दैट इज इक्वल टू 2 इंटू आई की वैल्यू आप पुट कर सकते हो बच्चों एम पी डिवाइड बाई सी पी। एम पी से एम पी हो जाएगा कैंसिल और यहां से हमारे पास रिजल्ट आएगा 1 बाई एफ पी इज इक्वल टू 2 बाई सी पी। सो एफ पी की जो वैल्यू आ जाएगी, एफ पी की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू सी पी बाई 2। एफ पी इज इक्वल टू सी पी बाई 2। क्लियर है? आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा यहां तक। अब बच्चों एफ पी क्या है? एफ पी जो है वो फोकल लेंथ है। एफ पी जो है वो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है। और सी पी क्या है? सी पी है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? वक्रता त्रिज्या। तो अगर बच्चों फोकल लेंथ को मैं एफ से लिख रहा हूं, फोकल लेंथ को हम आमतौर पर स्मॉल एफ से लिखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से लिखूंगा और इसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, टुडेज फर्स्ट टॉपिक, जिसमें हमने बच्चों आर और एफ में रिलेशन फाइंड आउट कर लिया है। एक बात और आप ध्यान रखें, चाहे मिरर कनकेव हो और चाहे मिरर कन्वेक्स हो, दोनों के लिए बच्चों सेम रिलेशन आएगा। फॉर बोथ केस दिस रिलेशन मस्ट बी सेम। अब दूसरा केस अगर मैं देखूं, अगर मैं यही करके दिखाऊं आपको, मैं उसको डिराइव नहीं करूंगा, वो खुद आप डिराइव करके देखेंगे, मैं डायग्राम बना दूंगा और मैं उम्मीद करता हूं बच्चे अपने आप प्रैक्टिस करके देखेंगे, यहां ज्यादा टाइम वेस्ट उस पर नहीं करेंगे। ठीक है। सेकंड केस जो था बच्चे, अगर मान ली इसकी बजाय हमारे पास जो मिरर है वो कैसा होता? वो होता बच्चों कन्वेक्स मिरर, लाइक मिरर इज लाइक कन्वेक्स मिरर, ये हो गया। अब कन्वेक्स मिरर में क्या है, हमने मिरर ले लिया और उसका जो उभरा हुआ पार्ट है, जो बाहर का उभरा हुआ पार्ट है, उसको हमने शाइनिंग सरफेस के रूप में बना लिया है। अब इसमें क्या होगा बच्चों? दिस इज द मिड पॉइंट, दिस इज पी। ओके, यहां से ये आ जाएगा बच्चों इसमें सी। अब ये ध्यान देने की बात है, 9th 10th में बच्चों थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कोरिलेट करते हुए। बच्चों एक बात ध्यान रखिए, आप जिस तरफ मुंह होगा ना, आप देखो मेरा हाथ अगर ऐसे है तो बच्चे ये हाथ कैसे मुड़ा हुआ? इस तरफ मुड़ा हुआ, तो सेंटर इसका इसी तरफ आएगा ना कहीं। और अगर ये हाथ ऐसे होता बच्चों, अगर ये हाथ ऐसे होता, फिर ये कैसे है? ये सर्कल जो स्फीयर है वो कहीं ना कहीं ऐसे स्फीयर बना हुआ। अगर स्फीयर ऐसे है तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी किस तरफ आएगा? इस साइड आएगा। याद रखना ये बात, ठीक है। तो अब यहां से फिर एक रे ऑफ लाइट हम देखते हैं। यहां से बच्चे कोई रे ऑफ लाइट गई पैरेलल इस एक्सिस के, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी रे ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल जा रही है, देखिए इधर ये इस पे पैरेलल पड़ रही है, तो जैसे बच्चों इसके ऊपर ये पैरेलल पड़ेगी तो जो रे ऑफ लाइट है वो कहां से पास करेगी? सी में से तो पास नहीं करेगी और ना ही इधर से पास करेगी, एफ में से पास करेगी। वो क्यों नहीं करेगी? क्योंकि रे ऑफ लाइट कभी भी मिरर के आर पार नहीं जा सकती। उसका यहां पर जो नेचर है, उसका ऐसा नेचर है कि वो टकराएगी और टकरा के वापस उसी मीडियम में आ जाएगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन की हमने डेफिनेशन ही यही पढ़ी है कि कोई भी रे ऑफ लाइट किसी भी सरफेस पे टकराती है, इंटरफेस पे, तो टकरा के उसी मीडियम में वापस आ जाती है। ठीक, तो अगर ऐसा होगा तो देखिए ध्यान से, तो ध्यान से देखिए पॉइंट पी है बच्चों, ये सी है, ये पी है। अब आपको पता टकरा के किस तरफ जाएगी? फिर कहीं ना कहीं इस तरफ जाएगी, कहीं ना कहीं इस तरफ जाएगी बच्चों। लाइट, रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड इन दिस वे, इस तरफ चली गई। तो अगर आप इसको पीछे बढ़ाओगे, देखो अब उधर चली गई है, चलेगी ना। लेकिन अगर हम इसको डॉटेड लाइन को पीछे लेके आते हैं, हमें ऐसा लगेगा कि ये रे कहां से आ रही है? फोकस में से आ रही है। कहां से आ रही है? फोकस में से। देखो बच्चों, यहां में और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस वो ये आ गया, यहां एक्चुअली में रे ऑफ लाइट फोकस में से पास कर रही है, लेकिन इस केस में रे ऑफ लाइट फोकस में से पास एक्चुअली में नहीं कर रही है, क्योंकि एक्चुअली में तो रे ऑफ लाइट इधर चली गई है टकरा के, और आप यहां खड़े हो। जब आप यहां खड़े हो तो आपके आंखों पे जो है लाइट वो कहां से पड़ रही? कहां ये लाइट आई आपके आंखों पे? तो जहां से लाइट आ रही है तो हमें तो ऐसा लगेगा ना बच्चे कि वहीं कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ या वहीं ना कहीं सोर्स होगा। तो हमें ऐसा लग रहा है कि लाइट यहां से आने का मतलब क्या है बच्चे? वो ऐसा लगेगा कहीं यहां से आ रही है, बिल्कुल इसकी सीधी में से। कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल होगी, पैरेलल होकर जब भी कोई रे ऑफ लाइट टकरा के जाएगी तो हमेशा वो लाइट हमें ऐसा होगा, लगेगा, अपीयर होगा कि वो एफ में से आ रही है। और जहां भी हम वर्ड अपीयर यूज करेंगे,
जहां पर भी हम वर्ड अपीयर यूज करेंगे उसका मतलब यह होगा कि रे ऑफ लाइट वहां से उस पर अगर दिखाओगे तो डॉटेड लाइन में दिखाओगे, सॉलिड लाइन में नहीं दिखाओगे। यहां दो मेन कन्वेंशन आपने ध्यान रखनी है, जो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। जो नेचुरली लाइट टकरा के जा रही है वो हमेशा सॉलिड लाइन में लेंगे बच्चों। अब सी से मैंने एम पर लाइन मिलाई है, दिस इज नॉट रे ऑफ लाइट, ये कोई लाइन मिलाई है बच्चे, मैंने नॉर्मल बोलते हैं जिसको, तो हमने खुद क्या किया, उसको बनाया है, डाला है हमने, इसीलिए इसको डॉटेड में लेंगे। ठीक है, अब ये समझ में आ गई ना बात। तो रे एक्चुअली में जिस पाथ पे जाएगी उसको सॉलिड लेंगे, और जहां से आती हुई हमें अपीयर हो रही है कि यहां से आ रही है, ऐसा लग रहा है, उसको बच्चे हम क्या लेंगे, डॉटेड लेंगे। क्लियर होगी बात। तो यह आ गया बच्चों हमारा एफ। फिर वही बात, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट था पैरेलल एफ में से गई या पैरेलल हमें लगेगा एफ में से आ रही है। दूसरा पॉइंट आप सी से इस पे नॉर्मल ड्रा करोगे, दिस पॉइंट इज एम। यहां से जब आप नॉर्मल ड्रा करोगे तो वो नॉर्मल कुछ इस तरह से आएगा बच्चों, लाइक दिस, ये आ गया नॉर्मल। और आपको पता इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी, आई। रिफ्लेक्टेड रे कितना बनाएगी बच्चे, आर। और आपको पता आई और आर दोनों क्या आएंगे, सेम। अगर ये एंगल आई है बच्चों तो मैं कहूंगा ये एंगल भी कितना है, आई है। और ये एंगल अगर आई है तो ये भी क्या बच्चे, आई है। अब आप देखो ध्यान से, यहां फिर से वही बात आ गई, ये लाइन है और ये दो पैरेलल लाइन है, ये वाली लाइन जो है ये इन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये होगा कि जितना एंगल ये बनेगा यहां पर, ये जो पूरा एंगल बनेगा उतना ही एंगल यहां बनेगा। यहां भी एफ पर कितना एंगल बना था, 2i, यहां पर भी एफ पर कितना एंगल बनेगा, i प्लस आई, 2i। यहां पर आपका कितना एंगल बना था बच्चों, सी पे i, तो यहां सी पर यहां भी एंगल कितना बनेगा आपका, i बनेगा। क्लियर होगी ना बात। तो ये ध्यान रखना, ये एंगल i होगा, ये 2i होगा। तो आपने फिर से रिलेशन निकालना बच्चे, सेम टू सेम यही फॉर्मूला बनेगा और इस तरह से इसका रिलेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक, तो ये तो हो गया बच्चे हमारा रिलेशन। उम्मीद है आप बच्चों को समझ में आ गया होगा कि जो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें मिल गया बच्चे। फोकल लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू r by 2, ऑलवेज इक्वल टू r by 2। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, फोकल लेंथ फॉर ए कनकेव मिरर एज वेल एज फॉर ए कन्वेक्स मिरर, चाहे मिरर कनकेव हो चाहे मिरर कन्वेक्स हो, उनकी फोकल लेंथ हमेशा r by 2 आएगी। पॉइंट नोट कर लें। मैं फिर कह रहा हूं कि जब भी बच्चे आप लेक्चर सुनते हो तो कॉपी पेन साथ में जरूर लेकर रखा करो, ताकि मेन बातें आप नोट्स कर सकें। सेकंड पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, वो है किसी भी मिरर की, कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, उनकी फोकल लेंथ कभी भी मीडियम के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। इस मिरर को चाहे आप बेटे पानी में रखो, इस मिरर को चाहे आप हवा में रखो, चाहे आप ऑयल में रखो, हर केस में अगर इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकल लेंथ भी कितनी आएगी बच्चों, उसका हाफ कर देंगे, 10 सेंटीमीटर आएगी। मेरी बात समझ रहे हो ना, मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगी। ये थोड़ा सा और अच्छे समझ में तब आएगा जब हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, उस टाइम तक आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी इसमें, क्यों हो रहा है सर आपने ऐसा क्यों बोला। आप ये भी कहते हो कि हाँ मीडियम का कोई फैक्टर है नहीं जिससे आपको लगे, केवल आर पे डिपेंड करता है। और आर किस पे डिपेंड करता है बेटा, कितना आपने मिरर मुड़ा हुआ लिया है, उसका कर्वेचर कितना है, अपर्चर कितना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसने कितना कर्वेचर लिया हुआ है, वो आर उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर। फोकल लेंथ डिपेंड करती है आर पे, आर मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। आर मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब फोकल लेंथ जो है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगी। मिरर को कहीं मर्जी रख लीजिए, फोकल लेंथ हमेशा क्या आएगी, उसकी सेम रहेगी। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट है, एक पहला रिलेशन हमने निकाला, सेकंड पॉइंट ये है बच्चे, अब दोनों मिरर कैसे हैं, ये दोनों ही मिरर स्फेरिकल है। इफ वी वांट टू फाइंड आउट अ फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर, देन व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। अब देखो फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर कैसे निकालेंगे, निकालने की जरूरत नहीं, ध्यान से सोचो आप। मैंने ये देखो, ध्यान से देखो, ये कर्वेचर है, और अगर ये एक ऐसे सर्कल को लिया है, बहुत शार्प सर्कल ऐसे ले लिया, तो इसका सेंटर कहीं ना कहीं बच्चों यहां पर होगा। इसको मैंने थोड़ा सा खोल दिया तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां आ जाएगा, थोड़ा सा और खोल दिया तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां आ जाएगा, और खोल दिया तो यहां आ जाएगा, और खोल दिया तो यहां, और बिल्कुल अगर ऐसे कर दोगे फ्लैट तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट पे जाके होगा, बहुत दूर होगा। आप खुद सोचते हो, आप कभी नोट करना, आप एक सड़क पे मुड़ रहे हो, एक तो एकदम से मोड़ आ जाए, और एक बहुत लंबा चौड़, जैसे आप बाईपास से निकलते हो किसी शहर के बाईपास से, तो उसके ऊपर जो मोड़ आता है, जो कर्वेचर आता है बच्चे, आपने देखा बहुत चौड़ा कर्वेचर आता है, देखा ना आपने कभी, तो वहां जो है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत बहुत ज्यादा होता है। और जहां एकदम से मोड़ा आता है ना, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो जितना आर कम होगा उतनी फोकल लेंथ कम होगी, और जितना आर ज्यादा होगा उतनी फोकल लेंथ ज्यादा होगी। मेरी बात समझ रहे हो। तो
प्लेन मिरर में तो फ्लैट हो गया, प्लेन का मतलब प्लेन, और जब प्लेन मिरर हो गया बच्चे फ्लैट हो गया, तो फ्लैट का मतलब क्या है कि उसका जो आर है वो आर इन्फिनिटी होगा, और आर अगर इन्फिनिटी हो गया तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब यह हुआ कि अगर किसी प्लेन मिरर पर रे पैरेलल पड़ रही है तो टकरा के बच्चे वो पैरेलल ही आएंगी, उनको फोकस नहीं करेगा। फोकल लेंथ का सीधा सा मतलब यह है कि वो मिरर उस रे ऑफ लाइट को कहां से गुजारेगा, कहां फोकस कर रहा है उसको फोकल लेंथ कहेंगे। उसको मतलब अब देखो मिरर की फोकल लेंथ अगर ज्यादा है, अगर मिरर की फोकल लेंथ ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, फोकल लेंथ ज्यादा है तो मतलब वो मिरर उस रे को दूर फोकस करेगा, और फोकल लेंथ कम है तो उसको क्या करेगा बच्चे, नजदीक आसानी से फोकस कर लेगा। मेरी बात समझ रहे हो ना, नजदीक फोकस कर सकता है जब फोकल लेंथ क्या होगी, कम होगी, और ज्यादा फोकल लेंथ है तो बच्चे क्या करेगा, वो दूर जाके क्या करेगा, उसको फोकस करेगा। तो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी, और जबकि कन्वेक्स और कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होगी वो इक्वल आएंगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के बराबर। प्लस कब होगी, माइनस कब होगी, वो बच्चों कन्वेंशन जब हम करेंगे वो वहां से हम सीखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट हम कन्वेंशन का ही करते हैं, और उसके बाद हम फिर इमेज फॉर्मेशन बनाना शुरू करेंगे। तो साइन कन्वेंशन कैसे लेके चलेंगे, अब आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा। साइन कन्वेंशन, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, साइन कन्वेंशन में कैसे लें कैसे ना लें। बिल्कुल ही स्ट्रेट और बिल्कुल ही सिंपल है बच्चों, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपने थोड़ा सा आप अगर थोड़ा सा कंपैरिजन, क्योंकि आप मैथमेटिक्स पढ़ चुके हो और मैथमेटिक्स में आपने ग्राफ वगैरह भी पढ़े हैं, अगर आपको ग्राफ की अच्छे से ठीक नॉलेज है ना, तो ये प्लस माइनस आपके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता, कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा बिल्कुल आसानी से आप बता सकते हो। तो मैं लिखूंगा नहीं, मैं बोलूंगा, जब भी आपको ये लगे कि हमें कुछ नोट करना तो आप वहां से बच्चे उसको नोट करते रहे। मैं आराम से बोलूंगा, ज्यादा तेज नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन की बात हम कर रहे हैं। मैं कोई भी एक मिरर उठा लेता हूं, मान लीजिए जैसे ये ले लिया, लेट दिस इज द कनकेव मिरर, दोनों को एक साथ करके दिखाएंगे बेटे। ये कनकेव है और ये किसका केस है, ये है कन्वेक्स मिरर का। ये P है और इसका P क्या बच्चों, इसका P ये है। अब ये मत कहना सर आपने रे आर पार निकाल दी, मैंने ये रे नहीं निकाल ली, वैसे लाइन बताई है, ये समझ गए ना। कहीं सोचो सर अभी तो कहते थे आप इसमें से रे पास नहीं करेगी, अभी आपने आर पार कर दी। दिस इज नॉट ए रे, दिस इज जस्ट ए लाइन। लाइन तो इमेजिन कर ही सकते हैं बच्चे हम, है ना। जब हम यहां से कहते हैं यहां से रे आ रही ऐसा लगा कि आ रही है, तो बच्चे लाइन तो ड्रा कर ही सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो बच्चे देखो मान लेते हैं पहला केस, एक तो होता है बच्चा साइन कन्वेंशन और एक वर्ड होता है अजम्पशन। अजम्पशन जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उसमें इसको बोलते हैं बच्चे चिन्ह परिपाटी। कौन से नियम हम ध्यान में रखेंगे जब भी हम केस करेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है बार बार किसको प्लस लें किसको माइनस लें। तो एक रूल बना दिया गया कि हम इस तरह से प्लस लेंगे और इस तरह से क्या लेंगे बच्चों, माइनस लेंगे। और अजम्पशन का मतलब क्या होता है, अजम्पशन का मतलब होता है कुछ मान्यता, हमने कुछ मान्यताएं मान रखी हैं। जैसे हमारे फैमिली में भी हम देखते हैं, या हमारे धर्म में या हमारे कंट्री में कुछ अलग अलग प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की मान्यताएं लोगों की अपने परिवार से चलती आ रही हैं। भाई ये करना है, ये नहीं करना, क्यों नहीं करना, ये मान्यता है। तो हमने यहां पर दो बातें ध्यान रखनी है अजम्पशन में। वो अजम्पशन में क्या है, सबसे पहले बार बार मैं जिक्र कर रहा हूं, शुरू से जिक्र कर रहा हूं, जो अपर्चर है वो स्मॉल लेना है। अपर्चर अगर बड़ा ले लिया ना बच्चे, तो उसमें आपकी जो इमेजेस हैं वो अच्छी नहीं आएंगी। उसका रीजन थोड़ा सा और आगे चल के पता चलेगा, जब इमेज फॉर्मेशन बनाना शुरू करेंगे वहां से मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो अपर्चर छोटा होना चाहिए, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है, जो अजम्पशन की हम बात कर रहे हैं, कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा आप मिरर के लेफ्ट साइड में रखोगे। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। अब इस बात को ध्यान से समझिए, लेफ्ट साइड ऑफ मिरर का मतलब क्या है। आपने मान लिया, वैसे फर्क नहीं है लेकिन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं बेटे, इसलिए हम कह रहे हैं ये कनकेव मिरर बेटे, तो ये कनकेव मिरर ऐसे भी तो हो सकता था। लीजिए, दिस इज आल्सो कनकेव मिरर। बात तो वही है। देखो ये शाइनिंग सरफेस है, ये वाला शाइनिंग सरफेस जब भी होगा कनकेव मिरर होगा। और यहां भी बच्चों देखो ये शाइनिंग सरफेस है तो क्या है, कनकेव है। लेकिन जब आपने मिरर ऐसे बना दिया कॉपी के ऊपर, आमतौर पर बच्चे गलतियां करते हैं जल्दबाजी में, पर उनको खुद ही पता नहीं होता कि उन्होंने क्या कर दिया है। ये पी है। अब क्या करेंगे बच्चे, बच्चे कहेंगे सर ने बताया था कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो हमेशा लेफ्ट में रखेंगे, और बड़े खुशी खुशी क्या करेंगे, वो ऑब्जेक्ट को रख देंगे लेफ्ट में। रख दिया, दिक्कत क्या होगी अब आप खुद सोचो बच्चों, क्या यहां से रे टकरा के तो रे तो उधर चली जाएंगी, और क्या ये शाइनिंग सरफेस है, नहीं है, तो हमें इमेज फॉर्मेशन ही नहीं होगी, और इस साइड रे आ नहीं सकती।
तो रे किस हिस्से पे टकरानी चाहिए इमेज बनवाने के लिए? शाइनिंग हिस्से पे, शाइनिंग सरफेस पे। आपके घर में मिरर लगा रखा है और मिरर का चमकीला हिस्सा आप किस तरफ है, अगर मान लो उल्टे साइड लगा दो आप उसको, तो क्या आप अपनी इमेज देख पाएंगे ना? नहीं देख पाएंगे। तो वही बात यहां है। तो ये जो मिरर आपने रखा है ये सोच समझ के रखना है, क्योंकि मैंने एक कंडीशन लगा दी, भाई ऑब्जेक्ट आपका किस साइड होना चाहिए? लेफ्ट की साइड। तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट की साइड कब होगा? जब इस मिरर को कैसे रखना पड़ेगा बच्चों? इस तरह से रखना पड़ेगा। क्लियर होगी ना बात? इसी प्रकार कन्वेक्स मिरर देखो, कन्वेक्स मिरर ऐसे भी बना सकते हो और उसी कन्वेक्स मिरर को बच्चों देखो हम ऐसे बना सकते हैं, देखो लाइक दिस। और ये कर दिया पॉलिश, ये देखो अब इसको पॉलिश कर दिया, देख लीजिए अब यहां पर। ठीक है, फिर वही बात, रूल ये हमने कहा है कि अजम्पशन ये मानिए कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में होना चाहिए। अगर आपने ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रख दिया तो इस साइड का हिस्सा तो चमकीला है ही नहीं, तो ये तो इमेज बनेगी नहीं। तो ये आपका तरीका भी गलत होगा और ये तरीका भी क्या होगा? गलत होगा। तो सबसे पहला काम, ऑब्जेक्ट किस साइड रखना है? लेफ्ट साइड। तो इसका मतलब मिरर का शाइनिंग सरफेस भी लेफ्ट साइड की तरफ होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो शाइनिंग सरफेस कौन सा है? चमकीला सरफेस ये है जिसमें आपने फेस देखना है, जिसमें आपने ऑब्जेक्ट को उसकी इमेज बनवानी है। इमेज का मतलब प्रतिबिंब और ऑब्जेक्ट का मतलब बिंब। ये हिंदी के और इंग्लिश के वर्ड्स हैं, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं बच्चों। इंग्लिश में मुझे लगता है साइंस को सीखना ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि टर्मिनोलॉजी जो है वो ठीक है, और कई बार हिंदी में टर्मिनोलॉजी बड़ी खतरनाक आती है। बात हालांकि यही है, जिस भी लैंग्वेज के आप हैबिचुअल हो जाते हो आपको वही अच्छी लगती है। हिंदी के है तो हिंदी अच्छी लगेगी, इंग्लिश है तो इंग्लिश अच्छी लगेगी। ठीक है, तो डोंट कंपैरिजन विद लैंग्वेज। अब देखिए पहला केस समझ में आ गया। पहला केस मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट किस साइड होना चाहिए? लेफ्ट साइड में। तो आप दिमाग लगाइए, अगर आपने ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखना है तो मिरर का जो चमकीला साइड है वो भी तो लेफ्ट में होना चाहिए ना। फिर देखो क्या वहां चमकीला सिरा लेफ्ट में है? नहीं है, ये तो राइट में हो गया बच्चों। देखो ये मेरा लेफ्ट है, ये राइट है, ये तो राइट में हो गया। इसीलिए मैंने कहा ये जो फॉर्मेशन है गलत है। तो कहां होना चाहिए? लेफ्ट में होना चाहिए। तो चमकीला सिरा भी किस तरफ होना चाहिए? लेफ्ट में। तो यहां ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ये दो तो आ गई बच्चों अजम्पशन। अजम्पशन क्या क्या लिखी नोट कर ले आप अगर ध्यान ना रहा हो तो। फर्स्ट अजम्पशन इज दैट द अपर्चर ऑफ द मिरर शुड बी स्मॉल। अपर्चर जितना छोटा लेंगे उतनी इमेज परफेक्ट बनेगी। अपर्चर शुड बी स्मॉल, पहला केस। और दूसरा केस क्या है? दूसरी जो अजम्पशन है, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट जो है हमेशा लेफ्ट ऑफ द मिरर, इस मिरर के लेफ्ट में, इस मिरर के लेफ्ट में होना चाहिए। और ऑब्जेक्ट मिरर के लेफ्ट में रखा कब जाएगा? जब मिरर का शाइनिंग सरफेस जो है वो बच्चों लेफ्ट साइड की तरफ होगा, तब उसको हम रखेंगे। क्लियर होगी ना बात? ये पॉइंट भी है, ये कुछ भी पॉइंट मान लिया आपने, हमें नहीं पता क्या है। ठीक, अब आते हैं साइन कन्वेंशन पे। सेकंड वाला पॉइंट जो है साइन कन्वेंशन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय साइन कन्वेंशन? चिन्ह परिपाटी, मतलब हम कुछ डिसाइड ये पहले से कर लेंगे कि भाई हमने इस डिस्टेंस को तो पॉजिटिव लिखना है और इस डिस्टेंस को क्या लिखना है? नेगेटिव लिखना है। इसको दो तरीके से आप समझ सकते हो, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीका है। अब हमने इसको क्या माना बच्चों? इसको हमने ओरिजिन मान लिया। पहला पॉइंट ये है, सारे की सारी डिस्टेंस जो है बच्चों वो हम पी से मापेंगे। ऑल डिस्टेंसेस शुड बी measured from पोल। तो वो हम बच्चों पोल से मापेंगे सारे के सारे डिस्टेंस। ठीक, सेकंड पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो डिस्टेंस है, आप देखो अगर मान लीजिए ये ओरिजिन ले लिया, अब यहां मैं इसको ऐसे बना लेता हूं। ठीक है, लाइक दिस इज द लाइन। और ये बच्चों मान लिया हमने क्या रखा हुआ है? ये मिरर रख दिया हमने, ये मिरर है और इसका मिरर का ये पॉइंट P है। इस पॉइंट को बच्चों मैं ओरिजिन मान लेता हूं, जहां से आप ग्राफ नहीं ड्रा करते, ग्राफ में ओरिजिन होता है ना, जहां दो एक्सिस काटती है, तो ये ओरिजिन हो गया। इसको मैंने मान लिया बच्चों ओरिजिन। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? इस साइड, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। इस ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जितने भी डिस्टेंस मापेंगे सारे नेगेटिव होंगी। अब थोड़ा सा आपको समझ में आई होगी बात। हाँ सर होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? क्योंकि दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। समझ गए ना मेरी बात? यानी इस P से लेफ्ट साइड की तरफ मापी हुई सारे की सारी डिस्टेंस बच्चों नेगेटिव आएंगी। सारे की सारे डिस्टेंस क्या आएंगे बच्चों? नेगेटिव आएंगी। और इसके पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मापी हुई सारे की सारे डिस्टेंस क्या आएंगे बच्चों? पॉजिटिव आएंगे। ऑल द डिस्टेंसेस मेजर टू द लेफ्ट ऑफ द पोल टेकन एज नेगेटिव and measure to the right of the pole is taken as positive. Clear? Second point, the height of the object or the height of the image
बी कंसिडर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द एक्सिस और बिलो द एक्सिस। आपको पता है ऊपर y प्लस होता है और नीचे y क्या होता है, माइनस होता है। अगर ऑब्जेक्ट या इमेज आपने इस एक्सिस के ऊपर बना रखी है तो उसको लिखोगे बेटे पॉजिटिव। चाहे इस साइड बने इमेज, चाहे इस साइड बने, ये ध्यान रखें मेरी बात। चाहे इस साइड बने इमेज, चाहे इस साइड बने, चाहे ऑब्जेक्ट यहां रखा है चाहे यहां रखा है। मान लिया इसकी इमेज बन गई बच्चों यहां पर और इमेज बन गई नीचे, तो इसकी इमेज क्या आएगी बच्चों, नेगेटिव आएगी। अब ये मत कहना कि सर इस साइड की तो आपने डिस्टेंस पॉजिटिव बोला था। कौन सी डिस्टेंस बोला था पॉजिटिव? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। कौन सी बोला था? जो यहां से इस तरफ मापोगे, यहां से इस तरफ मापोगे। और जब भी डिस्टेंस यहां से ऊपर या नीचे मापोगे बेटे, हाइट मापोगे, हाइट में हमने वाई एक्सिस को ध्यान में रखना है कि हाइट अगर इस एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव होगी, और हाइट इस एक्सिस से नीचे है तो क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ये हाइट यहां क्या आएगी बच्चों, नेगेटिव आएगी। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि दो पॉजिटिव नेगेटिव लिख दिए हैं। मेरी बात समझ रहे हो? जहां ऑब्जेक्ट रखा है वो डिस्टेंस नेगेटिव, जहां इमेज बनी है वो डिस्टेंस पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट के पॉजिटिव एक्स एक्सिस में अगर डिस्टेंस की बनी है तो पॉजिटिव इमेज आएगी, नेगेटिव में बनी है तो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। क्लियर होगी ना बात? लेकिन ऑब्जेक्ट की हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर लोगे तो पॉजिटिव और इससे नीचे लोगे तो नेगेटिव। दिस इज द साइन कन्वेंशन। इसको थोड़ा सा एक पॉइंट और से देखिए ध्यान से, एक तरीके से और इसको समझ सकते हो। मान लेते हैं जैसे अभी मिरर ले रखा था, दिस इज मिरर, और इस मिरर कौन सा मिरर लिया, कनकेव। ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे बच्चों, लेफ्ट साइड में। कहां रखेंगे, लेफ्ट साइड में। ये क्या है, P है। क्या मानेंगे, ओरिजिन। कहां से डिस्टेंस मापेंगे, सारी ओरिजिन से मापेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब यहां ये पॉइंट P है बच्चों, ये क्या है, C है। C मान कुछ भी मान लो आप इसको, और ये कहीं ना कहीं इसका ऐप होगा जहां से गुजरेगी। मान लेते हैं इनकी इमेज कहीं ना कहीं यहां बन गई, इसने इमेज बना दी बच्चों यहां पर। हम इमेज बनाना भी सीखेंगे, पहले एक बार ऐसे देख लेते हैं इसको। ये बच्चों ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इमेज है। एक तरीका तो ये बताया मैंने, लेफ्ट साइड में मापेगी डिस्टेंस नेगेटिव, राइट साइड में मापेगी डिस्टेंस पॉजिटिव। या तो ऐसे कर लो इसको, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। लेकिन दूसरा तरीका ये भी है, एक कन्वेंशन जो कन्वेंशनली हम बात करते हैं, ऑब्जेक्ट से रे जिस तरफ भी जाएंगी, मान लो ऑब्जेक्ट से रे इस तरफ जा रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो डेफिनेटली इसी बात है रे यहां जाएंगी इसकी तरफ से। तो ऑब्जेक्ट से रे इस तरफ आ रही है, तो जिस डायरेक्शन में रे आ रही है ऑब्जेक्ट से, उसके अपोजिट जो आप डिस्टेंस मापेंगे वो नेगेटिव आएगी। तो रे की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, इस तरफ। और ऑब्जेक्ट किस तरफ माप रहे हो बेटे, डिस्टेंस किस तरफ मापोगे, P से इस तरफ। तो हम डिस्टेंस तो इस तरफ माप रहे हैं और रे इस तरफ आ रही है, तो डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट, दोबारा सुन लो ध्यान से, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट अगर आप क्या माप रहे हो, डिस्टेंस माप रहे हो, तो वो क्या आएगी बच्चों, वो आ जाएगी नेगेटिव। क्या आएगी वो, नेगेटिव। और अगर ये देखो फिर अब बताओ, ये डिस्टेंस क्या है, P से O के बीच की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, बताइए। रे किस तरफ आ रही है, इस तरफ, और हम माप रहे हैं उससे उल्टा, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नेगेटिव। तो इमेज कहां बनी है, इमेज भी साइड बन गई, तो इमेज से यहां से इमेज की डिस्टेंस मापोगे तो इस तरफ मापेंगे। रे किस तरफ आ रही है, इस तरफ, तो क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव। या ऊपर वाले रूल से देखो, अब यहां देखो, यहां ऑब्जेक्ट है यहां इमेज है, इस रूल से देखो, लेफ्ट साइड में अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी डिस्टेंस नेगेटिव, मैंने भी नेगेटिव बताई थी। लेफ्ट साइड में अगर इमेज बन रही है उसकी डिस्टेंस भी नेगेटिव, तो हमने उस रूल से भी क्या बताई थी, नेगेटिव। दोनों ही रूल सेम है। रूल जो आप अप्लाई करते हो, ऐसा नहीं कि एक रूल से कुछ और आएगा दूसरे रूल से कुछ और रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर ऐसा है तो आपका इसका रूल आपने गलत डिसाइड किया है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, दोनों में से कोई मर्जी आप रूल अप्लाई कर दीजिए। ये बात क्लियर हो गई, आई थिंक, मुझे लगता है ये पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी आपको। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और हम देखते हैं बच्चे, मान लेते हैं ये हमारे पास जैसे ये कनकेव मिरर था, इसको मैं थोड़ा सा अगर दोबारा से यहां बनाता हूं, मान लेते हैं बच्चों ये कनकेव मिरर है, लेट दिस इज ए कनकेव मिरर, और इस कनकेव मिरर के अंदर ये ले लिया बच्चों, ये देखो, ये पॉइंट फिर से क्या है, P है। शाइनिंग सरफेस किस तरफ रखा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ये क्या है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है ये, प्रिंसिपल एक्सिस। ये कहीं ना कहीं क्या है बच्चों, इस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज F, दैट इज प्रिंसिपल फोकस। ओके, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट आपने यहां रख दिया, ऑब्जेक्ट क्या रख दिया, यहां रख दिया, दिस इज डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और मान ले बच्चों इसकी इमेज बन गई, सॉरी किसकी इमेज बन गई, इमेज बन जाती है, इसकी इमेज बन गई बच्चों यहां पर, ये बन गई इमेज, इमेज बन गई। ठीक है, ध्यान से देखिए,
तो जो ऑब्जेक्ट है बच्चे जहां ये रखता है इसको मान ले पॉइंट को रख दिया मैंने ए, और जहां इमेज बनी है उस पॉइंट को रख दिया बी। ये ए डैश लिख लो, बल्कि इसको ए डैश, ये ए है तो इसको बी लिख लो बच्चों, ये ए डैश है तो क्या लिख लेंगे बी डैश। अब ध्यान से देखिए, काफी सारी बातें मैंने यहां बताई हैं आपको, ध्यान रखें, दोबारा सुन ले एक बार। कनकेव मिरर लिया, कनकेव मिरर के मिड पॉइंट पे पोल हो गया, इसमें से सी और इसमें से लाइन गुजरी, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोला। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, एफ क्या होगा प्रिंसिपल फोकस होगा। जब भी आप किसी मिरर का रे डायग्राम बनाओगे ये 3 पॉइंट तो वही रहेंगे, कभी भी चेंज नहीं होंगे। कौन कौन से? पोल सेंटर पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फेरिकल मिरर का सेंटर होगा, और प्रिंसिपल फोकस उस पोल और सी के बीच में होगा। पोल किसका सेंटर बेटे? इस अपर्चर का सेंटर है, ठीक है, और ये सी क्या है? इस पूरे जो स्फीयर में से आपने इसको काटा हुआ उसका सेंटर है। तो एफ, पी और सी हमेशा क्या होंगे? फिक्स पोजीशन पे रहेंगे, ठीक है, गिवन होंगे। ये आपको अंडरस्टूड है, बार बार हमने इसी को यही पॉइंट हम लिखेंगे। यहां मुझे लगता है ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ए बी है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ए बी जो है बच्चे इसको लिखेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और जो ए डैश बी डैश है, नाम अलग रख दिया इसका, इसको लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। अब मैं आपसे बारी बारी से पूछूंगा क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव है। दो बातें और यहां बताता हूं बेटा आपको मैं। जो डिस्टेंस पी ए है, जो पी ए डिस्टेंस है, ये है बच्चे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रखें, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहां से? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। ये बहुत जरूरी है, कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहीं से भी दे देता, सी से दे दी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो सी से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी होगी? ये होगी। आपसे कह दिया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम एफ, तो फिर बच्चों ये डिस्टेंस होगी। और कह दिया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, तो फिर बच्चों ये होगी। मेरी बात समझ गए ना? इसी प्रकार पी ए हो गया, पी ए डैश। व्हाट इज पी ए डैश? पी ए डैश होगा बच्चों डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। तो यहां ऑब्जेक्ट की बजाय क्या आ जाएगा? बस यहां इमेज आ जाएगा, इमेज की डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको हम अब देखो, पी एफ क्या है? पी एफ है फोकल लेंथ। क्या है बच्चों? फोकल लेंथ। तो इसकी फोकल लेंथ क्या आएगी? फोकल लेंथ किसकी? कनकेव मिरर की। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ बताओ, पॉजिटिव हो गया नेगेटिव? बताइए फटाफट। यही मैं कन्वेंशन यहां पता करना चाहता हूं कि आपको समझ में आया है नहीं आया है। फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी? बताओ, शाबाश, सोचो। मैं उम्मीद करता हूं आंसर दे दिया होगा, अपना आंसर चेक करना मैं जो बोलूंगा। फोकल लेंथ आएगी बच्चों नेगेटिव। समझ गए ना क्यों आएगी? क्योंकि किस साइड माप रहे हैं? लेफ्ट की साइड। फोकल लेंथ आएगी बच्चों नेगेटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर पीसी, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आएगा बच्चों? हमेशा नेगेटिव, क्योंकि किस तरफ माप रहे हो? किस तरफ माप रहे हो? किस तरफ है? लेफ्ट साइड में है। पी ए डैश जिसको इमेज डिस्टेंस बोलते हो, इमेज की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस बताइए पॉजिटिव या नेगेटिव? लेफ्ट साइड में आप रहे हैं, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी? नेगेटिव। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बच्चे हमेशा यू से लिखेंगे। इमेज को किसे लिखोगे? वी से। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किसे लिखेंगे बच्चों? यू से। ये भी आपके फिक्स कन्वेंशन हो गई है। ये मतलब आप जब भी ऑब्जेक्ट और इमेज की बात करेंगे तो ये डिस्टेंस और ये हमेशा बच्चों क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर है बात? तो ये भी आपने ध्यान रखना है। ये इमेज है बच्चों, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्लियर? मुझे लगता है क्लियर होगी बात। तो नेगेटिव पता चल गया सारा का सारा। क्यों आई नेगेटिव? क्योंकि सारे के सारे लेफ्ट साइड में है। अब ये जरूरी नहीं है कि इमेज ये हमेशा इसी साइड बनेगी। जब हम इमेज बनाएंगे ना, वहां पर ध्यान रखना, मैं इस लेक्चर में जो बता रहा हूं वहां पर हम इन चीजों को यूज करेंगे, हर एक पॉइंट को। ये जरूरी नहीं है बच्चे कि इमेज हमेशा इस साइड बनेगी। ये इमेज इस साइड भी बन सकती है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो भी केस हम करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा वेट करें आप। ये इमेज इस साइड भी बन सकती है। तो जब ये इमेज इस साइड बनेगी तो क्या होगा? ये हो गया राइट साइड में, इमेज की साइड आ गई राइट साइड में। जब इमेज राइट साइड में आ जाएगी उस स्थिति में इमेज हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। इसकी डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस है ये, इमेज की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो क्या ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा? नो। ऑब्जेक्ट अभी भी कहां रखा हुआ? लेफ्ट में ही हमने बोला हुआ है। रियल ऑब्जेक्ट जब भी आप लोगे बच्चों, रियल ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा? उसकी वैल्यू जो यू की वैल्यू आएगी नेगेटिव आएगी हमेशा। क्या आएगी? नेगेटिव। यहां तक क्लियर होगी बात? कोई डाउट?
आई थिंक सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब यही बात बच्चे अगर आप इसके लिए लेके चलो, दिस इज कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस, सॉरी कन्वेक्स मिरर, अभी लेंस पे नहीं आए हैं, मिरर कौन सा है? ये कन्वेक्स मिरर। ये P है। अब मैंने बताया था इसका C किस तरफ आएगा, अगर ये हाथ ऐसे तो ये सर्कल ऐसे बनेगा, तो इसका C किस तरफ आएगा बच्चों? इस तरफ आएगा। ये हो गया C। इनके बीच में क्या आएगा बच्चों? F। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बन जाती है, यहां बन गई, ये इमेज बन गई, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये A डैश पॉइंट, ये B डैश पॉइंट। तो मैं आप बच्चों से ये उम्मीद रखता हूं कि आप इनका केस अपने आप सोल्व करेंगे। और अगर आपने ये बता दिया है तो प्लीज, अगर आपके पास इतना टाइम हो 2 मिनट का, तो ये बता के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या यूट्यूब का जो चैनल है उसमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर फेसबुक पे जो आईडी का लिंक मैंने वहां डाला हुआ बच्चों, मैसेंजर पे भी आप छोड़ सकते हो मैसेज कि सर ये पॉजिटिव आएंगे। आपने बताना है रेडियस ऑफ कर्वेचर की का साइन क्या होगा, फोकल लेंथ का साइन क्या होगा, इमेज की डिस्टेंस का साइन क्या होगा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का साइन क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो साइन है वो क्या होगा, और हाइट ऑफ इमेज का साइन क्या होगा। यहां ये रह गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बताओ क्या आएगी? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस के पॉजिटिव वाई पे है तो पॉजिटिव, और हाइट ऑफ इमेज क्या है बच्चे? पॉजिटिव वाई, इसके वाई के नीचे की तरफ है, नेगेटिव वाई एक्सिस में है तो क्या आएगी बच्चों? नेगेटिव। तो हाइट हमेशा ऊपर या नीचे की तरफ से देखेंगे और ये डिस्टेंस ऐसे देखेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बच्चों आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं सोच तो रहा था कि आज कन्वेंशन आपको वो करवा दूं मैं सारे के सारे डायग्राम, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस जरूरी है और ये बातें पता होनी बहुत जरूरी है, ये आपकी काफी सारी हेल्प करेंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। थैंक यू वेरी मच।